हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फर्स्ट है हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट वन इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम वन बाय वन इसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स होती हैं उनको एक साथ कलेक्ट करके हम बैच बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे जॉब्स हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स आएंगी, तो मैंने क्या किया, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एन नंबर ऑफ जॉब्स का मैंने क्या बना लिया, एक बैच बना लिया। और इस बैच के बाद ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, हार्डवेयर लगा है, तो ये वन बाय वन खुद ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगी। इसमें हमारे पास यूजर की इंटरेक्शन नहीं होती जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है। ठीक है, अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच सिमिलर जॉब्स आर कलेक्शन इन बैच एंड एग्जीक्यूट वन बाय वन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अभी मैंने यही बताया आपको कि हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स का एक बैच बना लेते हैं और वो खुद ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती रहती हैं। इसमें हमारे पास यूजर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। पहले क्या होते हैं, पहले हमारे पास जॉब सबमिट होगी, सबमिट होने के बाद वो क्यू में स्टोर होगी, है ना। फिर क्यू में स्टोर होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली एक जॉब एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद नेक्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जितना भी हमने बैच बनाया है, उन बैच में जितने भी प्रोसेस हैं उस सारी प्रोसेसेस को क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल सिस्टम। अगर मैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करूं, सीपीयू का हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब हम बात कर लेते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, मल्टीपल यूजर्स एक ही सिस्टम को यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, सीपीयू क्या करता है, अपना थोड़ा थोड़ा टाइम स्लाइसेस में डिवाइड कर लेता है और वो किसको देता है, हर एक प्रोसेस को देगा। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे n नंबर ऑफ यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 4। ये मेरी मेन मेमोरी है। यहाँ पे है मेरे पास टाइम शेयरिंग सुपरवाइजर। टाइम शेयरिंग सुपरवाइजर का क्या काम है कि यूजर 1 को भी कुछ टाइम देगा क्वांटम में, ठीक है ना, यूजर 2 को भी कुछ टाइम देगा। जैसे मान लेते हैं 2 सेकेंड, 5 सेकेंड मान लो, ठीक है, तो यूजर 1 को भी 5 सेकेंड देगा, यूजर 2 को भी 5 सेकेंड देगा, यूजर 3 को भी 5 सेकेंड देगा एंड एन नंबर ऑफ यूजर को वो क्या करेगा, सीपीयू क्या टाइम अलॉट कर देगा, 5 सेकेंड्स का। ठीक है, और हर यूजर को चांस मिलता है सीपीयू को एग्जीक्यूट करने का। सीपीयू क्या करता है, फेयर शेयरिंग करता है, मतलब हर एक प्रोसेस को अपना थोड़ा थोड़ा टाइम शेयर करता है, टाइम स्लाइस में डिवाइड करता है और हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि हर एक प्रोसेस को सीपीयू शेयर कर सके। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, हर एक प्रोसेस से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ये था मेरा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। A real-time operating system is an operating system that guarantees response to an input within a fixed time limit। मतलब ये क्या करता है, आपको फिक्स टाइम पे रिस्पॉन्स देने की गारंटी करता है कि एक डेडलाइन है उसकी, उसी डेडलाइन पे वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर उसने उससे ज़्यादा डिले किया रिस्पॉन्स देने में तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो है टाइम करेक्टनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें टाइम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, टाइम का मेरा करेक्ट होना ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू स्पीड के, कि कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स कर रहा है वो मुझे ज़रूरी नहीं है, कितने टाइम पे वो रिस्पॉन्स कर रहा है वो ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ कि एयर बैग सिस्टम है, अगर 1 सेकेंड लेट खुले तो उसका कोई यूज ही नहीं होगा, है ना। वैसे ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मेरे पास रिस्पॉन्स डिले हुआ तो मुझे उस आउटपुट की ज़रूरत ही नहीं है, वो बेकार आउटपुट हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होगा, इसमें वर्किंग कैसे होगी इसकी, एक्सटर्नल इवेंट्स या सेंसर होंगे कुछ, वो किस पे जाएंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको इमीडिएटली डिटेक्ट करेगा उस इवेंट्स को, और उसको इवेंट को डिटेक्ट करने के बाद उसका शेड्यूल असाइन कर देगा हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क में। ठीक है, जब उसका शेड्यूल टास्क किया उसने तो टास्क एग्जीक्यूट होगा, विद इन अ डिफाइंड डेडलाइन में ही वो टास्क एग्जीक्यूट होगा और आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट विद इन अ डेडलाइन मिलेगी, डिले नहीं मिलेगी। ठीक है ना, डिले मिली तो सिस्टम फेलियर, राइट। ये होता है मेरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में।
अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है मुझे? अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम in which multiple programs are loaded into main memory at the same time and the CPU switch between them to maximize CPU utilization. इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होगा? मेरे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे इसमें, और वो सारे किस में लोड होंगे? मेरी मेन मेमोरी में। एक साथ सारे कहाँ पे जाएंगे? मेन मेमोरी में जाएंगे, और उसके बाद सीपीयू स्विच करेगा। अगर मेरे किसी प्रोग्राम को देखो, यहाँ पे प्रोग्राम ए है, बी है और प्रोग्राम सी कुछ लिखा हुआ है। अगर प्रोग्राम ए मेरा सीपीयू को यूज कर रहा है और उसको कुछ और फंक्शन करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस करना है, तो वो उस एग्जीक्यूशन से बाहर जाएगा। तो सीपीयू क्या करेगा? नेक्स्ट प्रोग्राम बी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और प्रोग्राम ए इतना अपना क्या करेगा? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर लेगा। वैसे ही अगर प्रोग्राम बी को भी करना है आईओ डिवाइसेस यूज, तो प्रोग्राम बी भी एग्जीक्यूट होने के बाद बाहर निकल जाएगा सीपीयू से। फिर क्या करेगा? वो प्रोग्राम सी एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मेन बात क्या है? सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहता, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहेगा। नॉर्मल सिस्टम में जब प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करता था ना, तो वहां पे सीपीयू वेट करता रहता था। यहाँ पे फिर सीपीयू की वेस्टेज होती थी क्योंकि वो खाली बैठा रहता था। बट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। जब भी कोई मेरा प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए जाता है, करता है, सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। बेसिक आइडिया क्या है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि जो सीपीयू को मैक्सिमम टाइम क्या रखना है? बिजी रखना है, और सीपीयू आइडल ना रहे। जब कोई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में हो, वो नेक्स्ट प्रोसेस को क्या करता रहे? एग्जीक्यूट करता है। जितने भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में हो, वो उन सबको फिनिश कर सके। हम इसकी वर्किंग देखते हैं क्या है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है मेरी, सेकेंडरी डिस्क है। इसमें क्या होगा? सभी प्रोग्राम्स पहले डिस्क में स्टोर होते हैं। डिस्क स्लो होती है, इसलिए प्रोग्राम किस में चला जाता है? डायरेक्टली सीपीयू में जाता है। फर्स्ट काम हमारा क्या होगा? सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज में मेरे पास क्या होंगे? सभी प्रोग्राम्स होंगे पहले डिस्क में, और उसके बाद डिस्क स्लो होती है, इसलिए हम प्रोग्राम को डायरेक्टली कहाँ पे रन करते हैं? सीपीयू में रन करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा मेरे पास? सारी जॉब्स को लोड करना है मेन मेमोरी में, यानी कि रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में मैंने सारी जो मेरी प्रोसेसेस हैं उनको लोड करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रैम में लोड करता है, और हर प्रोग्राम को मेमोरी का एक पार्ट मिलता रहता है। देखो, प्रोग्राम ए को उसका पार्ट मिला है, प्रोग्राम बी को उसका पार्ट मिला है, प्रोग्राम सी को उसका पार्ट मिला है यहाँ पे। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेमोरी में ही रहेगा। देन उसके बाद सीपीयू एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सीपीयू के टाइम पर सिर्फ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सीपीयू एग्जीक्यूशन के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या होगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मान लो मेरा सीपीयू प्रोग्राम ए एग्जीक्यूट कर रहा है। जब प्रोग्राम ए को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए, तो प्रोग्राम ए इनपुट आउटपुट के लिए चला जाएगा। तो सीपीयू आइडल ना रहने की बजाय वो क्या करेगा? प्रोग्राम बी को एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग कर लेगा, वो खुद ही प्रोग्राम ए से प्रोग्राम बी में स्विच हो जाएगा। ये थी मेरी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग। अगर मैं छोटा सा बताऊं कि क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग, डिस्क से मल्टीपल जॉब्स मेमोरी में लोड होंगी। सीपीयू उन्हें एक के बाद एक एग्जीक्यूट करता है, और जब कोई जॉब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में जाती है, तो सीपीयू क्या करता है? तुरंत दूसरी जॉब पर स्विच कर लेता है। ये है मेरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा? अब मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम that uses two or more CPUs in a single computer system to execute process in parallel। यहाँ पे क्या होगा? एक ही सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल सीपीयू मिलकर काम करते हैं। ये मेरी मेन मेमोरी है, सीपीयू 1 लगा हुआ है, सीपीयू 2 लगा हुआ है। मेन मेमोरी से वो सीपीयू 1 भी काम कर रहा है और सीपीयू 2 भी काम कर रहा है एक ही टाइम पे, मतलब पैरेलली दोनों काम कर रहे हैं। इसमें होता है पैरेलली, मतलब पैरेलल दोनों काम कर रहे हैं। सीपीयू 1 भी काम कर रहा है मेरा, और सीपीयू 2 भी काम कर रहा है। तो मल्टी प्रोसेसिंग में की कंसेप्ट क्या हो जाएंगे? मेरी पैरेलल एग्जीक्यूशन हो जाएगी, शेयर्ड मेमोरी हो जाएगी दोनों में, प्रोसेस सिंक्रोनाइज हो जाएगी, लोड बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे।
ये था मेरा मल्टी प्रोसेसिंग। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू एवरीवन. Do not forget to subscribe my YouTube channel for more such videos.